बॉलीवुड फिल्म फुले को लेकर उठा विवाद उस इतिहास पर आघात है जिसमें हम देश के एक बड़े तबके को हजारों साल तक मनुवाद की बेड़ियों में बंधा हुआ पाते हैं। बॉलीवुड में पहले भी कई छोटी फिल्में ऐसी बनी हैं जो बहुजन सुधारकों के जीवन पर आधारित रहीं, लेकिन यह पहली बार है जब फुले दंपति की कहानी को मुख्य धारा की बॉलीवुड फिल्म में इतने बड़े पर्दे पर दिखाया जा रहा था। फिल्म की रिलीज की तारीख पहले महात्मा फुले की जयंती पर 11 अप्रैल रखी गई, जिसे कंट्रोवर्सी के चलते बाद में 25 अप्रैल कर दिया गया। दरअसल सेंसर बोर्ड ने फुले फिल्म पर कैंची चलाने का काम कर दिया है। आदेश दिया गया कि फिल्म में से कुछ ऐसे शब्द और सीन्स हटा दिए जाएं। ये हैं वो सीन्स। आपको फुले फिल्म पर हुई कंट्रोवर्सी को नजदीक से जानना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जो जानना चाहिए वो ये कि बॉलीवुड पर शुरुआती दिनों से लेकर अब तक कैसे उच्च जातियों का दबदबा बना रहा। क्या आप कभी सोच सके कि धड़क फिल्म में जाति क्यों गायब थी? नागराज मंजुले की सैराट एक दलित लड़के और ऊंची जाति की लड़की की प्रेम कहानी थी, पर जैसे ही करण जौहर ने इसका रीमेक धड़क बनाया, दलित किरदार गायब हो गया। क्यों? क्या आपको पता है कि लगान का इकलौता दलित किरदार का नाम था कचरा, जो मर मर के स्लो स्विंग गेंदबाजी करता हुआ दिखाया गया था। उसमें भी दलित की पहचान सिर्फ गंदगी से जोड़ी गई। क्यों दलित किरदार बॉलीवुड में या तो मजाक बनते हैं या अदृश्य रहते हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। इतिहासकार निकोलस मिल्स ने एक बार शब्द दिया था, अ कल्चर ऑफ ह्यूमिलेशन, यानी अपमान की एक पूरी संस्कृति। अगर बॉलीवुड को समझने के लिए कोई एक लाइन सबसे सही हो सकती है तो शायद यही है। ये वो इंडस्ट्री है जहां जाति और पैसे की पकड़ इतनी गहरी है कि सिर्फ फिल्म की कहानी ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री का ढांचा उसी के हिसाब से चलता है। 1 अरब 30 लाख लोगों वाले इस देश में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, सोचने का तरीका बन चुका है, और बॉलीवुड उस सोच को ही सीमित कर रहा है। यह सिर्फ फिल्में नहीं बनाता, एक पूरी दुनिया बना देता है। गॉसिप वेबसाइट्स, रिव्यू चैनल्स, ट्रेंडिंग न्यूज और वो इंफोटेनमेंट जिसमें असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इस माहौल में दलितों की जिंदगी, उनकी लड़ाई, उनकी कामयाबी, ये या तो सब गायब कर दिया जाता है या कहीं घिसे पिटे ढंग से दिखा दिया जाता है। सबसे बड़ा खतरा यह है, अब ये सब हमें सामान्य लगने लगा है, जैसे ये सब ठीक है, जैसे यही सच है, जैसे पर्दे पर जो दिख रहा है वही असली दुनिया है। बॉलीवुड के बाहर जैसी दुनिया है, अंदर भी वैसी कहानी चलती है। यहाँ हर इंसान को एक कमर्शियल प्रोडक्ट बना दिया जाता है, भावनाओं की जगह मुनाफा देखा जाता है। फिल्म की कहानी से ज्यादा यह देखा जाता है कि पैसे कमाएगी या नहीं। अब यह हालत है कि क्रिसमस, दिवाली और ईद जो कभी हमारे त्योहार थे, अब रिलीज डेट बन गए हैं। क्रिसमस मतलब आमिर खान, ईद मतलब सलमान, दिवाली मतलब शाहरुख। और कोई भी समझदार फिल्म मेकर इन तारीखों पर अपनी फिल्म लाने की गलती कभी नहीं करता है। इस कल्चर ऑफ ह्यूमिलेशन के भीतर ही बसे हैं बॉलीवुड के असली दरबान, उत्तर भारत के पितृसत्तात्मक समाज से निकले मर्द, जिनकी पहचान मूंछों और मस्कट से होती है। यशराज फिल्म्स, बालाजी फिल्म्स, राष्ट्रीय फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन जैसे पारिवारिक बैनर्स के मुखिया बनकर रिटायर होना हर अभिनेता का अंतिम सपना है। बॉलीवुड का हीरो भी साहित्यिक परिभाषा से गढ़ा गया है। वो ऊंचे कुल में जन्मा हो ताकि जब उसकी मौत या दुख दिखे तो वो ट्रेजेडी कहलाए। यानी हीरो वही जो सवर्ण हो और उसके संघर्ष को देखकर लाखों लोग उसे अपना सपना माने। बॉलीवुड की इस हीरो विरासत को बनाए रखने का पूरा श्रेय उनके प्री पार्टीशन जमींदार स्टेटस को जाता है, जहां फिल्मी परिवारों की नई पीढ़ियां बड़े आराम से अवसर और असफलता दोनों की वारिस बनती हैं। राजेश खन्ना, गुरुदत्त, सुनील दत्त, दिलीप कुमार से लेकर शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह तक, ये पठान और पंजाबी नाम आज भी बॉलीवुड के नक्शे पर सबसे मोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। बॉलीवुड की यह 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन, यानी कुछ गिने चुने परिवारों और लोगों का आपस में जुड़ा रहना, आज सत्ता का केंद्र बन चुकी है। इसने न सिर्फ एक मोनोकल्चर को जन्म दिया है बल्कि उसे सिनेमाई औसतपन में तब्दील कर दिया है। अब तो हाल ये है कि जो भी कहानी उस मोटी कांच की दीवार के बाहर से आती है वो या तो गलत समझी जाती है या फिर पूरी तरह से बेसिर पैर के ढंग से पेश की जाती है। जब बॉलीवुड में फैले एकाधिकार और भाई भतीजावाद पर सवाल उठाया गया तो अभिनेता सैफ अली खान ने जवाब दिया, एक्टर्स के बच्चे जेनेटिक्स और यूजेनिक्स लेकर आते हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता मिलती है। यानी वही पुराना ऊंची जातियों का तर्क, हम यहां योग्यता से पहुंचे हैं, विशेषाधिकार से नहीं। जबकि हकीकत यह है कि सदियों के संसाधनों पर एकाधिकार को ये लोग आज भी मेरिट का नाम देकर सामाजिक न्याय का मजाक उड़ाते हैं।
बॉलीवुड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है, जिसकी कीमत करीब 185 अरब डॉलर आंकी जाती है, उसने 100 सालों में सिर्फ 3 ऑस्कर नामांकन कमाए हैं। इतना बड़ा उद्योग, इतनी छोटी सोच। इसकी वजह है उसका रिडक्टिव गेज, जो हर कहानी को एक सांप्रदायिक, जातिगत या क्षेत्रीय स्टीरियोटाइप में समेट देता है। नेपाली गोरखा हमेशा भोला और धीमा, ईसाई शराबी जिसकी बेटी आसानी से मिल जाती है, सिख जो सिर्फ जोर से हंसने और सिंग साइज में जीने के लिए होता है, और मुस्लिम दोस्त जो हर कहानी में बस दोस्त होता है, उसकी दोस्ती कभी रिश्तेदारी में तब्दील नहीं होती। बॉलीवुड में एक दलित किरदार के लिए सबसे ऊंची उम्मीद क्या हो सकती है? बस इतना कि वो ब्राह्मण नायक के उत्थान का माध्यम भर बन जाए, कहानी का केंद्र नहीं, बस उसकी परछाई बना रहे। दलित की छवि हमेशा सवर्ण दृष्टिकोण से गढ़ी जाती है, जो या तो उसे अदृश्य बना देता है या फिर एक अति परिचित गंदा और लाचार चेहरा, जिसकी हर उम्मीद, हर ख्वाहिश सवर्णों की स्वच्छता और ईश्वरत्व की कसौटी पर कसी जाती है। इसी दुनिया में आता है छोटे शहर का नया कलाकार, जो बनना चाहता है अगला शाहरुख खान। हो सकता है वो भी सवर्ण हो, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन बस यहीं तक मेल होता है। इसके बाद कहानी की लकीरें अलग अलग खींची जाती हैं। सुशांत सिंह भी टीवी से फिल्म की दुनिया में आए थे, लेकिन उन्हें क्या मिला? कॉफी विद करण जैसा एक शो, जहां बाहरी लोग बन जाते हैं तमाशा और दर्शक मजाक उड़ाते मेजबानों की हंसी का हिस्सा। बॉलीवुड की इस कल्चर ऑफ ह्यूमिलेशन में जो बाहरी होते हैं, वो होते हैं सबसे ज्यादा असुरक्षित, क्योंकि ना उनके पास गॉडफादर होता है, ना कोई पारिवारिक फेल सेफ, ना कोई बताने वाला होता है कि जब फिल्म नहीं चले तो क्या करना है, ना कोई ये समझाने वाला कि डिप्रेशन को छिपाना नहीं, समझना जरूरी है। वहीं स्टार किड्स के पास है सजेशंस की एक विरासत, धैर्य का डीएनए और एक ऐसा नाम जो नाकामी को भी एक और मौके में बदल सकता है। नए कलाकारों के लिए नाकामी एक लीथल डोज बन जाती है। कई बार मानसिक तनाव से उबरने की कोशिश को कमजोरी समझा जाता है, इस डर से कि कहीं कोई बड़ा निर्माता या निर्देशक उन्हें अनस्टेबल न घोषित कर दे। और तब शुरू होती है एक और अदृश्य लड़ाई, सेल्फ मेडिकेशन, एंग्जाइटी, आइसोलेशन और अंततः खामोशी। ये जो समाज है ना, ये आदमी को मर्द बनाना सिखाता है, इंसान नहीं। और मर्द बनने की पहली शर्त है दर्द मत दिखाना। पितृसत्ता ने हमें ये झूठ बेचा कि जो मर्द अपने जज्बात जाहिर करता है, जो रोता है, टूटता है, वो कमजोर होता है, मर्द नहीं होता। इसी झूठ की वजह से दुनिया भर में ज्यादा मर्द आत्महत्या करते हैं, क्योंकि ना तो वो मदद मांग सकते हैं, ना ही उन्हें कोई मदद करता है। और जब किसी को डिप्रेशन, एंग्जाइटी या सुसाइडल थॉट्स होते हैं, तो हम उसे कमजोर दिमाग का, पगला या नास्तिक कहकर निपटा देते हैं। जैसे कभी HIV एड्स को कहा गया था गे कैंसर। क्यों? क्योंकि हमें बीमारी से ज्यादा डर उसके सामाजिक मतलबों से था। मानसिक बीमारी से जूझ रहा कोई शख्स जब थेरेपी और दवाइयों के सहारे खुद को संभालने की कोशिश करता है, तो ये रास्ता आसान नहीं होता। कभी दवा असर नहीं करती, कभी साइड इफेक्ट जिंदगी का हाल बुरा कर देते हैं। और जब डॉक्टर्स भी बस ट्रायल एंड एरर में लगे होते हैं, तो बहुत से लोग कैनाबिस जैसे विकल्प चुनते हैं, एक आखिरी सहारा समझकर। लेकिन द लेंसेंट जैसी मेडिकल जर्नल ने कई बार कैनाबिस के नुकसान भी बताए हैं, खासकर तब जब ये दवाइयों के साथ लिया जाए या बगैर किसी निगरानी के। फिर भी आखिर में फैसला मरीज के हाथ में होता है, और जब वो अकेला होता है तो अक्सर गलत रास्ते ही चुन लेता है। लेकिन बॉलीवुड ने तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को स्टारडम की सीढ़ी बना दिया। संजय दत्त, सलमान खान, सैफ अली खान ऑफ स्क्रीन ये बैड बॉयज ऑफ बॉलीवुड कहलाए। ऑन स्क्रीन बच्चन का एंग्री यंग मैन, दत्त का खलनायक, शाहिद का कबीर सिंह। यहाँ हिंसा, गुस्सा, शराब और बदतमीजी को स्टाइल बना दिया गया। शोले से लेकर वासेपुर तक हर फिल्म ने गांव कस्बों की जातिवादी दुनिया को ग्लैमराइज किया, जहां मर्द मूंछों में बात करता है और औरत हास्य का पात्र होती है। और अगर कोई इस लिंग द्वैत को तोड़ने की कोशिश करे तो उसके लिए बॉलीवुड में जगह नहीं होती। यहाँ क्लोसेट में रहना मजबूरी है, चाहे आप कितने भी बड़े निर्देशक क्यों ना हो। जैसा कि जेंडर थ्योरिस्ट जूडिथ बटलर कहती हैं, जेंडर एक प्रदर्शन है जिसे बार बार दोहराया जाता है, ताकि ये झूठा इल्यूजन बने कि मर्द और औरत कोई जन्मजात पहचान है। लेकिन सच ये है कि मर्दानगी और औरतपन ये दोनों ही समाज के बनाए हुए परफॉर्मेंसेस हैं, जो सिर्फ पितृसत्ता को बनाए रखने के लिए हैं। बॉलीवुड का बड़ा पर्दा अक्सर मर्द की एक ही परिभाषा दिखाता है, मजबूत, गुस्सैल, दबंग, औरत पर हावी। लेकिन इस घने धुएं के बीच कुछ नरम मर्दानगी की रोशनी भी टिमटिमाती है। राजकुमार राव, विक्रांत मैसी, ईशान खट्टर, आयुष्मान खुराना और सुशांत सिंह राजपूत उन चंद नामों में हैं जिन्होंने पर्दे पर एक और किस्म का मर्द दिखाया, संवेदनशील, संघर्षशील और कई बार खुद से भी जूझता हुआ।
आज का बॉम्बे सिनेमा हिंदुत्व के ग्रैंड नैरेटिव बिल्डिंग के अभियान का अहम हिस्सा बन चुका है। बेशर्म सेंसर बोर्ड जो द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और यहां तक कि इंदिरा गांधी पर बनी एजेंडा वाली फिल्मों को बिना किसी गहरी छानबीन या सवाल किए पास कर देता है, वो फुले जैसे समाज सुधारकों पर बनी फिल्म पर कैंची चला रहा है। सावित्रीबाई को पेशवाई ब्राह्मणों के हाथों जो तिरस्कार और अपमान झेलना पड़ा, वो अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है। ये सभी को मालूम है कि भारत के दो शाही राज्यों में ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था को सख्ती से लागू किया गया था। एक पुणे के आसपास का पेशवाई और दूसरा श्रावणकोर राज्य, जहां दलित महिलाओं को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने की अनुमति नहीं थी। स्तन टैक्स लगाया जाता था। ये अचरज की बात नहीं है कि ब्राह्मणवादी अभिजात वर्ग को फुले फिल्म पर आपत्ति हो रही है। उन्होंने अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नियंत्रित किया हुआ है, लेकिन अब अंबेडकरवादी और दलित बहुजन बौद्धिक फिल्मकार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बना रहे हैं। यही कारण है कुछ लोग मिलकर इसे एक मुद्दा बना रहे हैं। जो लोग फुले, अंबेडकर और पेरियार के कामों को पढ़ चुके हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि वे ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना करते हैं, लेकिन किसी व्यक्तिगत ब्राह्मण से घृणा नहीं करते। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। फुले ने अपना पहला स्कूल लड़कियों के लिए खोला, विशेष रूप से ब्राह्मण विधवाओं के लिए, और क्योंकि वे जानते थे कि विधवाओं या बाल विधवाओं की सबसे बड़ी संख्या ब्राह्मण समुदाय से आती थी। फुले मूवी के जिस सीन पर विशेष आपत्ति जताई गई थी, उसमें एक लड़का पारंपरिक ब्राह्मण पोशाक में है और सावित्रीबाई फुले पर गोबर फेंक रहा है। सेंसर बोर्ड ने चिंता जताई कि ब्राह्मणों की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। सौ बात की एक बात यह है कि सेंसर बोर्ड द्वारा उठाई गई इन आपत्तियों के मूल में ही फुले दंपति की सच्चाई छुपी हुई है। सवाल यह है कि जब दलित समुदाय खुद अपने जाति नामों जैसे महार और मांग का सम्मान करते हैं, तो फिर ब्राह्मण संगठनों को इन शब्दों पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्यों सेंसर बोर्ड ये सब काट रहा है? दलित अपने जाति नामों का उपयोग ठीक वैसे ही करते हैं जैसे ब्राह्मण शर्मा और शास्त्री का प्रयोग करते हैं, या क्षत्रिय सिंह का। इन जाति नामों में अंतर्निहित पहचान एक ऐतिहासिक पहचान है, लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब इन जाति नामों का संबंध ऊंच नीच के भेदभाव से जोड़ा जाने लगता है। महात्मा फुले ने अपने पूरे जीवन में इसी भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की। सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हर जाति, पेशे और नाम को समान सम्मान और स्थान देना था। भारत में अछूत प्रथा ने कई सदियों तक विभिन्न रूपों में अपना प्रभाव दिखाया है। उदाहरण के तौर पर शूद्रों और दलितों को यह सजा दी जाती थी कि अगर वे वेदों को पाठ करते हुए सुन लें या पढ़ लें तो उनकी जीभ काट दी जाती थी, उनके कानों में गर्म लिक्विड डाल दिया जाता था। शूद्र या दलित महिलाओं को ऊपरी वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं थी, या शूद्रों और दलितों को मंदिरों के रास्तों पर चलने से रोका जाता था। तो आखिर क्यों इन क्रूर प्रथाओं को फिल्मों में दिखाने से मना किया जा रहा है? बॉलीवुड की ऊपरी जातियों से मोहब्बत आज की नहीं है, दशकों पुरानी है। अपनी देखी हुई फिल्मों पर जब आप गौर फरमाते हैं तो पाते हैं कि जब भी कोई मुख्य किरदार गढ़ा जाता है, वो ज्यादातर सवर्ण हिंदू परिवार से ही आता है। किसी फिल्म में अमेरिका लंदन के एनआरआई का कैरेक्टर हो, दिल्ली मुंबई के मिडिल क्लास का परिवार हो, या ऋषिकेश मुखर्जी के ऑल्टरनेटिव सिनेमा के कैरेक्टर हो, ये सब हिंदी सिनेमा की कहानी, सवर्णों की कहानी कहते हुए नजर आए हैं। बड़े बड़े शहरों के बाद जब बॉलीवुड ने छोटे शहरों की रुख किया, तब भी उसकी सोच नहीं बदली। उदाहरण के तौर पर शाहरुख खान की फिल्म जीरो को ले लीजिए। शाहरुख खान का किरदार बउआ सिंह इस फिल्म में एक बौना है, मगर उसके किरदार की सबसे जोरदार पहचान उसका बौना कद नहीं है, बल्कि उसकी ऊंची जाति है। फिल्म में बार बार दिखाया गया कि वो मेरठ के एक सवर्ण परिवार से आता है, और उसके जनेऊ को तो कैमरा बार बार इतने प्यार से दिखाता है कि जैसे वही पूरी फिल्म की आत्मा हो। निर्देशक आनंद एल राय की ही आदत पुरानी है। रांझना में कुंदन शंकर तमिल ब्राह्मण है, तनु वेट्स मनु में मनु शर्मा और तनु त्रिवेदी दोनों ब्राह्मण हैं। जीरो में भी जाति कोई जरूरी नहीं थी, मगर फिर भी बउआ की सवर्ण पहचान को जोर देकर दिखाया गया। कैमरा 7-8 बार उसका जनेऊ दिखाता है, जैसे जाति के बिना ये किरदार अधूरा हो। सवाल यह है कि क्या दलित, ओबीसी या आदिवासी कभी बॉलीवुड के नायक बन सकते हैं? हाँ, कभी कभी बनते हैं। ये बदलाव अब जरूरी है, और फुले जैसी फिल्में उस बदलाव की शुरुआत हैं। बॉलीवुड की समस्या सिर्फ जीरो नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री की जातिवादी बनावट है। हिंदी सिनेमा में नायक का मतलब अब भी सवर्ण हिंदू ही होता है। द हिंदू अखबार में छपी एक रिसर्च के मुताबिक 2013 और 14 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्मों में ज्यादातर मुख्य किरदारों के नाम ऊंची जातियों से जुड़े हुए थे। पूरे 2014 में केवल 2 फिल्में ऐसी थीं जिनमें मुख्य किरदार किसी पिछड़ी जाति से साफ तौर पर जुड़े हुए थे। सोचिए, 2 फिल्में पूरे साल में। यहां तक कि जब बैकवर्ड इंडिया दिखाने की कोशिश होती है तो भी उसकी कहानी कोई ब्राह्मण ही कहता हुआ नजर आता है। एक छोटी सी झलक देखिए, साल 2017 और 18 की बरेली की बर्फी, चिराग दुबे, बिट्टी मिश्रा,
बधाई हो, नकुल कौशिक, बहन होगी तेरी, शिव नौटियाल, भैयाजी सुपरहिट, लाल भाई साहब दुबे, जॉली एलएलबी 2, जॉली मिश्रा, बत्ती गुल मीटर चालू, सुशील पंत, मोहल्ला 80, ब्राह्मण पुजारी, शादी में जरूर आना, सत्येंद्र मिश्रा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, केशव शर्मा, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, बद्री बंसल, वैदेही त्रिवेदी। एक भी नायक ओबीसी या दलित नहीं। नाम से ही साफ हो जाता है कि ये फिल्में किसके लिए हैं और किसे बाहर रखा गया है। और ये तो सिर्फ नाम की बात है। अगर आप कैमरे के पीछे झांकेंगे, लेखकों, निर्देशकों और अभिनेताओं की जातियां देखेंगे तो तस्वीर और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि पिछले एक दशक में जिन 750 से ज्यादा एक्टर्स ने 5 या उससे ज्यादा फिल्में की, उनमें बाहरी बहुमत ऊंची जाति वालों का था। अगर हम कभी दलित या ओबीसी पात्रों की फिल्म देखते हैं, जैसे कि न्यूटन कुमार, न्यूटन, दशरथ मांझी, दीपक कुमार, मसान, तो ये ज्यादातर अंतरजातीय मुद्दों पर आधारित होती हैं। इनकी कहानियां जातिवाद के संघर्ष को ही दिखाती हैं। लेकिन जब हम रोजमर्रा की जिंदगी की बात करते हैं तो सवर्णों की कहानियां ही सामने आती हैं। इन फिल्मों में दलित या ओबीसी किरदार नहीं होते। फिल्म इंडस्ट्री का लेखन और दृष्टिकोण सवर्णों की सोच के इर्द गिर्द ही घुमा करता है। बॉलीवुड की दुनिया में दलित, बहुजन और आदिवासियों की वास्तविकता कभी पूरी तरह से समाहित नहीं हो पाई। जबकि बॉलीवुड ने अक्सर रीमेक कल्चर को अपनाया है, लेकिन फिर भी वह क्षेत्रीय सिनेमा में जातिवाद को बेहतर तरीके से दिखाने वाली कुछ प्रमुख फिल्मों को रीमेक करने में नाकाम रहा। फॉर एग्जाम्पल, फेंड्री और सैराट, कर्णन और असुरन जैसी फिल्में जातिवाद और दलित उत्पीड़न को पूरी सच्चाई और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर लाती हैं। जब बॉलीवुड ने धड़क जैसी फिल्म बनाई, जो सैराट का हिंदी रीमेक थी, तो उसने जाति के मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया और इसे सिर्फ एक प्रेम कहानी के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि यह मुख्य धारा के सवर्ण दर्शकों के लिए व्यावसायिक रूप से आकर्षक हो सके। हिंदी सिनेमा के शुरुआती सालों की बात करें तो तब का सिनेमा पूरी तरह से अंडर डेवलप्ड नहीं था, जैसा कि आजकल समझा जाता है। हालांकि तब फिल्में दलित या बहुजन लोगों के द्वारा नहीं बनाई गई थीं, फिर भी सिनेमा ने अपने शुरुआती सालों में जातिवाद जैसी सामाजिक समस्याओं को सामने लाने की कोशिश की थी। 1930 के दशक में हिमांशु राय और देविका रानी द्वारा बनाई गई फिल्म अछूत कन्या एक ब्राह्मण लड़के और एक अछूत लड़की के बीच की प्रेम कहानी को दर्शाती है, जो अपने समाज की सीमा के कारण एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते थे। यह फिल्म भारत के जातिवादी समाज की हकीकत को पहली बार सिनेमा के माध्यम से सामने लाने की कोशिश कर रही थी और इसने भारतीय सिनेमा में जातिवाद की बातचीत को एक नया मोड़ भी दिया। सुजाता भी अछूत कन्या की तरह जातिवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फिल्म थी। फिल्म में आधीर, एक युवा ब्राह्मण लड़का, और सुजाता, एक अछूत महिला के बीच प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। इसने महात्मा गांधी की अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष और हिंदू कथा चंडालिका का संदर्भ लेते हुए जातिवाद पर सवाल उठाए थे। आसान शब्दों में कहें तो स्वतंत्रता के बाद उच्च जातियों ने भारतीय सिनेमा को इस तरह प्रभावित किया कि उनके समाज के लोगों की भावनाओं को नुकसान न पहुंचे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन ने भले ही सभी भारतीयों को एकजुट करने का प्रयास किया हो ताकि आजादी की लड़ाई आसान हो सके, लेकिन जातिवाद को नकारने के बजाय वो आंदोलन इस पर चर्चा करने से बचता रहा और उसे सिनेमा में कहीं जगह नहीं दी गई। यही कारण है कि आज तक भारतीय सिनेमा में उच्च जाति की दृष्टि और समाज के प्रभावशाली वर्गों की संतुष्टि को सर्वोपरि रखा गया है और इससे निम्न जातियों की वास्तविक स्थिति और उनकी समस्याओं पर अधिक चर्चा नहीं हो सकी। स्वतंत्रता के बाद फिल्मों में दलितों का उठान और राष्ट्रीय सिनेमा में उनको जगह तो मिली, लेकिन इसमें समस्या यह थी कि ऐसी फिल्मों में भी दलितों का खुद का लेखन या खुद की एक्टिंग की जगह नहीं थी। इसके बजाय इन दलित विमर्श की फिल्मों को उच्च जाति के कलाकारों द्वारा ही निभाया गया। जैसे अंकुर और कागज के फूल जैसी फिल्मों में जातिवाद और सामाजिक असमानता को दिखाया गया, जबकि मदर इंडिया जैसी फिल्म में दलित कैरेक्टर राष्ट्रीय सिनेमा के रूप में उभरे। फिर 1970 का दशक आते आते मसाला फिल्मों का उदय हुआ, जिसमें बॉलीवुड के हीरोज समाज से अत्याचार, असमानता और शोषण को समाप्त करने का जिम्मा लेते हुए देखे गए। अब इन फिल्मों में अपर और लोअर क्लास के बीच संघर्ष तो दिखाई दिया, लेकिन जातिवाद को कहीं भी नहीं छुआ गया। सिनेमा ने अब समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। अब इसमें बड़ी बड़ी प्रेम कहानियां, विदेशों की सुंदर सुंदर जगहें, भारी भरकम सेट्स और शानदार कपड़े दिखाए जाते हैं। ये वही सपने हैं जो भारत ने आर्थिक सुधारों के बाद देखने शुरू किए थे,
जब देश ने ग्लोबल बनने की कोशिश शुरू की थी। यह सिनेमा प्रवासी भारतीयों की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस दौर में बॉलीवुड पहले की तरह सबका सिनेमा नहीं रहा। अब इसमें समाज के कई हिस्सों, खासकर निचली जातियों और गरीब वर्गों को पीछे छोड़ दिया गया है, क्योंकि महंगे टिकट और महंगा मनोरंजन उनके लिए मुमकिन था ही नहीं। इस दौर में राष्ट्रवाद के विषयों को पुनः परिभाषित किया गया और जातिवाद की चर्चा को पूरी तरह से हटा दिया गया। कहानियों में भी असली सामाजिक सच्चाइयां दिखना बंद हो गई थीं। फिल्मों की सफलता अब सिर्फ कमाई पर टिकी थी। यह बदलाव तब और साफ दिखा जब मल्टीप्लेक्स कल्चर आया और सिंगल स्क्रीन थिएटर खत्म होने लगे। इस नए तरह के सिनेमा में गरीबी, जातिवाद और वर्ग भेद जैसे मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया गया। यहां तक कि प्रेम कहानियों में भी अब गहरे सामाजिक वास्तविकताओं की कोई छाया नहीं थी। बॉलीवुड सिनेमा का वर्गीय और जातिवादी बहिष्कार इसलिए भी था क्योंकि मार्जिनलाइज्ड वर्ग मनोरंजन के खर्च उठाने में सक्षम नहीं था। हालांकि सत्यजीत रे जैसे निर्देशक, जो पैरेलल सिनेमा आंदोलन के अग्रदूत रहे, उन्होंने जाति, भेदभाव और जातिवाद, हिंसा के विषयों को फिर से प्रस्तुत किया, लेकिन एक बार फिर से दलितों को टूटे हुए लोग के रूप में दिखाया गया, जो मुक्ति की तलाश में थे और उन्हें किसी ऐसे उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी जो उन्हें मुक्ति दिलाएगा। यानी सत्यजीत रे के सिनेमा में भी दलित किसी उच्च जाति वाले पर निर्भर दिखाए गए। हाल के कुछ सालों में फिल्में जैसे आरक्षण और आर्टिकल 15 आई हैं। उन्होंने जातिवाद और जाति आधारित हिंसा जैसे मुद्दों को दिखाने की कोशिश की। इन फिल्मों ने समाज, राजनीति और कानून से जुड़े पहलुओं को छूने की कोशिश की है, लेकिन इन फिल्मों में भी वही पुरानी बात दोहराई गई। सब कुछ ऊंची जाति के नजरिए से दिखाया गया है। हीरो वही है जो सबको बचाता है, सुधार करता है और खुद को मसीहा की तरह पेश करता है। मतलब जातिवाद पर फिल्म तो बनी, लेकिन कहानी फिर भी दबे कुचलों की नहीं, बल्कि उनके उद्धारक की, उच्च जाति वालों की ही रही। गैंग्स ऑफ वसेपुर और तुम्बाड़ जैसी कुछ फिल्मों ने जातिवाद को थोड़ा ज्यादा असली रूप में दिखाया है, लेकिन ये फिल्में ज्यादातर गांव की पृष्ठभूमि पर बनी हैं, जिससे लोगों को यह लगने लगता है कि जातिवाद सिर्फ गांव की समस्या है और शहर इससे मुक्त है, जबकि ऐसा बिल्कुल है नहीं। हकीकत यह है कि जातिवाद सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है, यह शहरों में भी गहराई से फैला हुआ है, बस उसका रूप थोड़ा अलग होता है। यह सोच कि शहर प्रगतिशील हैं और जातिवाद वहां नहीं है, ये एक भ्रम है, एक झूठ है, एक चतुराई है। फिर भी थोड़ी उम्मीद बाकी है। झुंड जैसी फिल्मों ने यह दिखाया कि जातिवाद को सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि शहरों की पृष्ठभूमि में भी सच्चाई के साथ दिखाया जा सकता है। इस फिल्म की खास बात यह थी कि इसमें असली समुदाय से जुड़े लोगों को ही किरदारों में लिया गया था। ऐसी फिल्मों से बॉलीवुड को यह जरूरत नहीं पड़ती कि ऊंची जातियों के कलाकारों को दलित दिखाने के लिए उनका चेहरा इस्तेमाल किया जाए। जहां तमिल और मराठी जैसे क्षेत्रीय सिनेमा ने जाति के मुद्दों को बिना किसी पूर्वाग्रह या स्टीरियोटाइप के दिखाया है, वो फिल्में न सिर्फ सराही गईं, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रहीं। वहीं बॉलीवुड अब तक वहां नहीं पहुंच पाया है। बॉलीवुड में दलित अभिनेता, लेखक, निर्देशक तो बहुत दूर की बात है, प्रोड्यूसर भी गिने चुने हैं। जब करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस ने नगार्ज मंजुले की मशहूर मराठी फिल्म सैराट का हिंदी रीमेक धड़क बनाया, तो किसी को हैरानी नहीं हुई कि उन्होंने जाति को कहानी से पूरी तरह से गायब कर दिया। सैराट में जहां एक दलित लड़का, ऊंची जाति की लड़की के बीच प्रेम की कहानी थी, वहीं धड़क में दोनों किरदारों को ऊंची जातियों से दिखाया गया, क्योंकि पहली बार नहीं था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये आम चलन बन चुका है, किसी पात्र की दलित पहचान या तो पूरी तरह मिटा दी जाती है या फिर उसे स्टीरियोटाइप तरीके से दिखाया जाता है, जैसे वो सिर्फ पीड़ित है या मजबूरी में जी रहा है। असलियत यह है कि जब एक फिल्म जाति जैसी सच्चाई को ही छिपा लेती है, तो वो न सिर्फ कहानी के साथ बेईमानी करती है, बल्कि उन लाखों लोगों की जिंदगी और संघर्षों को भी अनदेखा कर देती है, जो रोज इसी सच्चाई में जी रहे हैं। हमारे पास कोई ठोस आंकड़ा नहीं है जिससे पता चले कि फिल्म इंडस्ट्री में जातीय विविधता की स्थिति क्या है। इसके उलट हॉलीवुड अब इस मामले में बहुत आगे निकल चुका है। वहां अभिनेता अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में इंक्लूजन राइडर, यानी काम करने की शर्तों में विविधता की मांग शामिल करते हैं, डाइवर्सिटी की मांग शामिल करते हैं। यूसीएलए की हॉलीवुड डाइवर्सिटी रिपोर्ट अब 5 साल से यह ट्रैक कर रही है कि इंडस्ट्री में किन समुदायों को कितना काम मिल रहा है। यकीन कर पाना मुश्किल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब हॉलीवुड में करीब 28% लीड रोल वंचित समुदायों को मिल रहे हैं और रियलिटी शोज में भी 26% तक प्रतिनिधित्व बढ़ा है। भले ही ये संख्या परफेक्ट नहीं है, लेकिन कम से कम वहां आंकड़े तो हैं, नियत तो है, बदलाव की कोशिशें तो दिखती हैं। और वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड आज भी इस सवाल से आंखें चुरा रहा है कि उसकी फिल्में, उसकी कहानियां और उसके सेट सब में जाति और प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। जो सामाजिक राजनीतिक स्थितियों को अपने काम का आधार बनाते थे,
ऐसे पैरेलल सिनेमा के फिल्मकारों ने भी दलितों को गुलाम, लाचार, दीनहीन, शराबी और गरीब भूमिकाओं में दिखाया। जैसे 1985 में आई फिल्म दमुल, जो अपने उच्च जाति के जमींदारों के लिए काम करते थे। जैसे 1974 की अंकुर, यह फिल्म श्याम बेनेगल की थी, जो 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली थी और भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कला फिल्मों में मानी जाती थी। इसी तरह जोली एलएलबी जो 2013 में रिलीज हुई, उसमें एक दलित जज को इनकैपेबल दिखाया गया, जबकि ईमानदार जज किसे दिखाया गया? सौरभ शुक्ला को, जो एक ब्राह्मण था। इसी साल मणिकर्णिका में कंगना रनौत ने स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई को निभाया, लेकिन उसे महज 5 मिनट की भूमिका और आइटम सॉन्ग तक सीमित कर दिया गया। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो बॉलीवुड आज तक एक दलित किरदार को नायक के रूप में दिखाने में असफल रहा है। ऐसे में यह उम्मीद करना कि यह इंडस्ट्री कभी हमें कोई दलित या आदिवासी सुपरस्टार देगी, हमारी अपनी तरह की डेंजल वॉशिंगटन, विल स्मिथ, मॉर्गन फ्रीमैन, सैमुअल एल जैक्सन, जेमी फॉक्स या ओपरा विनफ्रे, शायद बहुत ज्यादा उम्मीद करना हो जाएगा। ऐसा बॉलीवुड में संभव नजर नहीं आता। अगर कोई नीरज घेवान जैसे फिल्मकार जिन्होंने मसान बनाई अपनी कुछ पहचान बना भी लेते हैं ना, तो एक समय ऐसा जरूर आता है कि जब किसी उच्च जाति के फिल्मकार की जातिवादी टिप्पणी या भेदभाव के जवाब में उन्हें अपनी दलित पहचान का जिक्र करना पड़ जाता है। वंचित समुदाय से एक सुपरस्टार देने की बात तो दूर, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो अभी तक उस हाथी को देखने के लिए भी तैयार नहीं है जो कमरे के बीच में खड़ा है, यानी जाति का मुद्दा। जबकि हॉलीवुड में फ्रांसिस मैकडोरमेंड जैसी अभिनेत्री अपने ऑस्कर अवार्ड भाषण को इंक्लूजन राइडर के साथ समाप्त करती हैं, जो फिल्म कॉन्ट्रैक्ट्स में जातीय और लैंगिक विविधता को अनिवार्य करने की मांग करता है। उनकी इस अपील के बाद हॉलीवुड के कई बड़े सितारे इस अभियान के पीछे खड़े हुए नजर आए थे और कम से कम एक सीईओ ने इसे अपनी कंपनी की औपचारिक नीति का हिस्सा तक बना लिया था। तमिल सिनेमा में रणजीत जैसे निर्देशक हैं जो अपनी आम्बेडकर विचारधारा को खुलकर रखते हैं और काला कबाली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाते हैं। इसी तरह मराठी सिनेमा के निर्देशक नागराज मंजुले, जो खुद दलित हैं, अपनी फिल्मों से न केवल सफलता हासिल करते हैं बल्कि वर्चस्ववादी सोच को भी चुनौती देते हैं। उनकी फिल्म सैराट इसका अच्छा उदाहरण है। कहानियां अक्सर उन्हीं की होती हैं जो सत्ता, जाति और पैसे के तख्त पर बैठे हैं। बाकी सबकी जिंदगियां एडिटिंग रूम में काट दी जाती हैं। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक सिलसिलेवार कल्चरल साइलेंसिंग है। इसलिए फुले को देखने के लिए आप जरूर जाइए। धन्यवाद।